हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्ट सेकेंड वीडियो में हिंद चीन में राष्ट्रवाद जो पढ़ रहे थे उसका आज ये पार्ट सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे। पार्ट वन वीडियो में तो हम लोग ये देख लिए थे कि किस तरीके से फ्रांस जो है हिंद चीन में जो है औपनिवेशिक केंद्र अपना स्थापित कर लिया था। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना हो गई, उसके बाद फ्रांसीसी सब जो यहाँ केंद्र बनाया, तो फिर केंद्र बनाया तो भाई यहाँ मुनाफा कमाने के उद्देश्य से ने यहाँ पर वो पूरे हिंद चीन को कब्जा किया था। तो किस तरीके से मुनाफा कमाया जाए, तो इसके बारे में वो प्लान सब तैयार करने लगा। तो उसी टाइम एक लेखक थे जिनका नाम था पॉल बर्नार्ड। ठीक है, उन्होंने एक सुझाव दिया कि आप जो है ना, जिस जगह को औपनिवेशिक केंद्र बनाए हुए हैं, एक सुझाव दिए फ्रांसीसी को कि जिस जगह पर आप औपनिवेशिक केंद्र बनाए हुए हैं उस जगह का आप तरक्की करो। तरक्की करोगे तो वो क्षेत्र क्या होगा, डेवलप होगा। और जब वो क्षेत्र डेवलप होगा तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है खुशहाल होंगे, उनका आर्थिक स्तर क्या होगा, अपने आप उच्च होगा। और लोग जब खुशहाल होंगे, उनके पास पैसा आएगा, तब वो आपके सामानों को खरीदेंगे। और जब आपके सामान को वो खरीदेंगे तो अपने आप आपको मुनाफा होगा। ठीक है, और फ्रांसीसी लोग ये चाहता भी था कि हम मेरा जो उत्पादन है उसको हम अधिक से अधिक बेचे, जिससे हमको अधिक मुनाफा हो। और पॉल बर्नार्ड ने यही सुझाव दिया। उन्होंने ये सुझाव दिया कि जिस जगह पर आप औपनिवेशिक केंद्र जहां पर आप स्थापित किए हैं उस क्षेत्र का आप विकास कीजिए, जिससे क्या होगा कि लोग सब खुशहाल होंगे और आपका वो उनके पास पैसा आएगा तो वो आपका सामान खरीदेंगे। उसके बाद भूमि सुधार कानून के बारे में इन्होंने बतलाया। और औद्योगिकरण करने पर भी इन्होंने फ्रांसीसी लोग जो है जोर देने के बारे में सोचा कि उद्योग की भी स्थापना की जाए। लेकिन लोग सब जो है कुछ बातों से तो संतुष्ट हुए कि हाँ चलो भाई, जब क्षेत्र का विकास होगा तो मेरा जीवन स्तर सुधरेगा, ये सब बात का तो लोग सब सपोर्ट किए। लेकिन औद्योगिकरण जैसे मुद्दे पर लोग सब वहाँ उस क्षेत्र के लोग सब सपोर्ट नहीं किए। क्यों नहीं सपोर्ट किए? तो इसलिए सपोर्ट नहीं किए क्योंकि वियतनाम शुरू से ही हम लोग जानते हैं कि कृषि प्रधान देश है। जैसे वहाँ पर चावल, रबर, ये सब की खेती ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कृषि प्रधान देश में उद्योग की क्या जरूरत है? वहां तो लोग खेती करना पसंद करेंगे। कृषि प्रधान देश है तो अब सोचने वाली बात है, वहां लोग क्या पसंद करेंगे? खेती करना ही पसंद करेंगे, वो उद्योग की तरफ थोड़ी जाएंगे। इसलिए वो उद्योग को जो है नकार दिए। ठीक है, इसी वजह से तब क्या हुआ कि ये फ्रांसीसी लोग जो है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था लाए। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या था कि उस टाइम जितने भी मतलब एक भूमि सुधार कानून ये लाए, भूमि सुधार कानून, जिसके तहत क्या था कि जो जमीन था उस टाइम वो या तो बड़े बड़े जमींदार का पास जमीन था, और नहीं तो जो फ्रांसीसी लोग वहां जाकर के बस गए थे उनके पास जमीन था। तो इन्होंने फ्रांसीसी लोग क्या किए कि एक वो बड़े बड़े जमींदार जिनके पास जमीन था और जो किसान, जो छोटे छोटे किसान थे, उनके बीच जो है एक जो है आपका एक तरफा मतलब जो है अनुबंध व्यवस्था जो है करवा दिए। ठीक है, एक समझौता करवा दिए। ठीक है, जिस समझौता में ये बोला गया, दोनों के बीच जो है एक समझौता करवा दिए, किसान और जिसके जिसके पास बहुत सारे जमीन थे, जमींदार लोग, उसके बीच समझौता हुआ। और उस समझौता में सारा पावर जो है जमींदार को दे दिया गया। ठीक है, सारा पावर जमींदार को दे दिया गया। तो अब जब ये व्यवस्था लागू हो गया, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, तो जमींदार सब क्या करते थे, वो सब किसान को अपने यहाँ बुलाते थे और जबरदस्ती क्या करवाते थे, काम करवाते थे। ठीक है, जबरदस्ती काम करवाते थे। और जो मतलब होता था उसको जमींदार को देना भी पड़ता था। अगर वो नहीं देता था उतना उत्पादन, उतना जितना फसल हुआ, अगर वो नहीं देता था तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए कोई किसान काम नहीं कर रहा है या जितना देना है उतना नहीं दे रहा है, तो इस एक तरफा अनुबंध व्यवस्था में ये भी पावर दे दिया गया था वैसे जमींदार को कि उतना नहीं देने पर या किसान अगर काम नहीं कर रहा है तो किसानों को जो है मतलब जो है उसको जेल में भी बंद किया जा सकता है, मतलब उसको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। सोच लीजिए, एकदम पूरे तरीके से इसका नाम एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, नाम से ही क्लियर है। पूरा पावर जो है जमींदार को दे दिया गया था। और मतलब किसान को एक तरह से बंधुआ मजदूर बन करके इसके अंदर में काम करना है। जो बड़े बड़े जमींदार
के अंदर में, और वो भी काम ठीक से नहीं किया, अगर उतना जितना देना है फसल उतना अगर नहीं दे पा रहा है तो भी आपको पनिशमेंट होगा, सजा होगा, आपको जेल भी जाया जा सकता है। तो ये पूरे तरीके से एक तरफा था, ठीक है, जो जमींदारों के पक्ष में ये फैसला गया था और ये फ्रांसीसी के द्वारा ये व्यवस्था लाया गया था। अब देखिए ऐसा बात नहीं है कि ये सब चीज जो है निगेटिव ही किया। अब चूंकि वियतनाम जो था कृषि प्रधान देश था, तो फ्रांसीसी सब जो है कृषि पर थोड़ा जो है जोर दिया, ठीक है, कृषि का विकास वहाँ किया, ठीक है, वहाँ जो है सिंचाई व्यवस्था जो है अच्छा किया, ठीक है, सिंचाई वो व्यवस्था अच्छा होगा तब ना फसल अच्छा होगा। तो वो कृषि का विकास में सबसे महत्वपूर्ण है कि सिंचाई व्यवस्था वो अच्छा किया, नए नए खेतों को तैयार किया, ठीक है, जिसका कुछ अच्छा एक पॉजिटिव रिजल्ट भी निकला। ऐसा माना जाता है कि 1873 में जहां लगभग आपका 2,74,000 हेक्टेयर की उत्पादन हुई थी, ठीक है, जो लगभग आपका 57 साल बाद जो है ये 2,74,000 कहाँ हेक्टेयर उत्पादन हो रहा था, जो बढ़ करके 22 लाख पहुंचे, कहाँ 2 लाख 2.5 लाख और कहाँ 22 लाख हेक्टेयर। तो ये इन्होंने फ्रांसीसी लोग जो कृषि का विकास किए, सिंचाई व्यवस्था अच्छा किए, नए नए खेतों को तैयार किए, जिसका रिजल्ट भी देखने को मिला। जहां 1873 में 2.5 लाख हेक्टेयर उत्पादन होता था फसल का, वो जाकर के 1930 में 22 लाख हेक्टेयर उत्पादन हुआ। तो एक पॉजिटिव रिजल्ट भी इसका मिला। अब देखिए एक कृषि का विकास तो किए ही फ्रांसीसी लोग, ठीक है, ये कुछ जो है संरचनात्मक विकास भी किए। संरचनात्मक विकास कहने का मतलब उस देश के अंदर में जो है ना इंटरनल डेवलपमेंट किए। इंटरनल डेवलपमेंट कहने का मतलब पूरे हिंद चीन को जो है ये रेल लाइन से जोड़ दिए, पूरे हिंद चीन को जो है रेल लाइन से जोड़ने का इन्होंने काम किया। उसके बाद बंदरगाह जो होता है, बंदरगाह समझते हैं ना, बंदरगाह जो होता है कि कोई समुद्र या नदी के तट पर जो नाव सब जो इकट्ठा होता है, ठीक है, उसी को ना बंदरगाह, पोर्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब पूरे हिंद चीन को रेल लाइन से ये जोड़े और बंदरगाह का विकास भी इन्होंने किया। तो बंदरगाह का विकास हुआ तो इनको तो फायदा होगा ही ना, कहीं से अगर सामान उमान आएगा, मान लीजिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो आएगा, तो इनका तो मेन मकसद था कि हम व्यापार, हिंद चीन में व्यापार करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। तो बंदरगाह का जब विकास ये किए, रेल लाइन का विकास किए, तो सामान का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा तो कहीं ना कहीं से भी होगा, तो इनके पास आसानी से लाया जा सकता है सामान। तो कहीं ना कहीं इनको भी फायदा हो रहा था ये सब विकास करके, और साथ ही साथ लोग, वहां के जो लोग सब थे उनको भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि मान लीजिए उनके देश में पूरे हिंद चीन को रेल लाइन से जोड़ दिया गया, बंदरगाह सबको विकास कर दिया गया, तो उस देश का भी विकास हो रहा है एक तरह से, तो वहां के लोग भी खुश और इनका भी अपना फायदा हो रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये सब जो था कृषि का विकास किए, संरचनात्मक विकास किए, उसके बाद औपनिवेशिक शिक्षा नीति, ये जो है शिक्षा नीति में भी कुछ बदलाव किए, ठीक है, शिक्षा नीति, नया शिक्षा नीति लाए। और ऐसा क्यों वो लाना चाहते थे, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको पढ़ाए थे कि फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो में कि ये जो थे फ्रांसीसी लोग जो थे खुद को सभ्य मानते थे और हिंद चीन के सभी लोगों को असभ्य मानते थे, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने ऊपर ले लिए थे कि हम सभ्य लोगों का ये काम बनता है कि इस हिंद चीन में मौजूद सभी असभ्य लोगों को क्या बनाया जाए, सभ्य बनाया जाए। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए थे। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए, ठीक है, इनका एक थिंकिंग था, एक मतलब जो है शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किया जाए। शिक्षा नीति में बदलाव करेंगे तब ना इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो खड़े उतरेंगे, असभ्य को सभ्य बनाना जो इनका जो थिंकिंग जो था। तो ये क्या किए, नए शिक्षा नीति का इनका मुख्य उद्देश्य था कि विकसित यूरोप से परिचय कराना था। लेकिन उस टाइम दो परेशानी उत्पन्न हो गया। क्या परेशानी उत्पन्न हुआ, नए शिक्षा नीति तो लाना चाहते थे लेकिन दो परेशानी उत्पन्न हो गया। क्या परेशानी उत्पन्न हो गया, तो ये पहला परेशानी क्या उत्पन्न हुआ कि कहां तक, अब हम शिक्षा तो उसको दे रहे हैं लेकिन कहां तक पढ़ाया जाए, ये एक प्रश्न बन गया। और उसके बाद किस भाषा में पढ़ाया जाए, ये भी एक प्रश्न बन गया, ठीक है। तो कहां तक पढ़ाया जाए, अगर मान लीजिए उसको अगर हम हायर एजुकेशन दे देते हैं, तो हायर एजुकेशन दे देंगे तो वो तो हायर एजुकेशन जब अचीव कर लेगा वहां का लोग,
ठीक है, तब तो वो एक तरह से विद्वान हो जाएगा और वो फिर नौकरी मांगेगा कि हमको जो है हम इतना मेरे पास डिग्री है, हमको जो है इस चीज में नौकरी होना चाहिए। तो अधिक हायर एजुकेशन भी तो नहीं दे सकते थे, इससे तो उन्हीं का मतलब नुकसान हो जाता है। मान लीजिए बहुत पढ़ लिख लेंगे तब तो फिर उल्टा फिर वो सब मिल करके कहीं फ्रांसीसी लोग को ही जो है वो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। एजुकेशन के पास वो पावर है। आप जानते होंगे कलम की जो ताकत है ना वो एक तलवार की ताकत नहीं हो सकती। बात समझ में आया? तो एक शिक्षित इंसान जो है ना एक एक पावरफुल ताकतवर आदमी को हरा सकता है, विवेक बुद्धि से हराया जा सकता है। ठीक है, तो यही बात है कि इनको डर सता रहा था कि अगर कहीं हम उनको वहां के लोगों को हायर एजुकेशन दे देंगे तो फिर कहीं ये जो उल्टे हम ही पर ना चढ़ जाए बाद में। तो ये भी ध्यान में था। ठीक है, उसके बाद जो है अब दूसरा था किस भाषा में पढ़ाया जाए। तो दो लोग थे वहां पर, दो मत के लोग थे। एक कह रहे थे कि इसको जो है शुरू से ही मतलब कहने का मतलब है फ्रेंच भाषा में इसको पढ़ाया जाए, और एक ऐसे मत के लोग थे जिनका मानना यह था कि नहीं, एक के बार जो है फ्रेंच इसको पूरा बर्डन नहीं देना चाहिए, मतलब शुरुआत में जो है इसको वियतनामी भाषा में इसको मतलब जो है शिक्षा देना चाहिए, और फिर जब वो कुछ बड़े हो जाए तब फ्रेंच भाषा में उसको शिक्षा देना चाहिए। लेकिन अंत में फिर वही हुआ कि शुरू में जो है सबको वियतनामी भाषा में ही शिक्षा दिया गया, और अंत कुछ बड़े हुए तब उसको फ्रेंच भाषा में शिक्षा दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नए शिक्षा नीति के तहत जो है नए फ्रांसीसी स्कूल खोले गए। ठीक है, जिसमें नए फ्रांसीसी स्कूल जो खोले गए जिसमें जो अमीर लोग होते थे ना वही उन्हीं लोग का उसमें एडमिशन होता था। ठीक है, और जिनका भी एडमिशन होता था वो पूरा मतलब जो शिक्षा जो है पूरी वह कभी कर ही नहीं पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? तो एक सवाल है, इतना पैसा खर्च कर रहे थे फिर भी उनकी शिक्षा जो डिग्री जो है पूरा कभी होता ही नहीं था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि जो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जो बैठे हुए थे उस टाइम फ्रांस के लोग थे, और फ्रांस के लोग जो है जान करके क्या करते थे, जो बच्चे होते थे उसको जान करके फेल कर देते थे, पास होने ही नहीं देते थे। ठीक है, जान करके क्या कर देते थे, फेल कर देते थे। जिससे अब मान लीजिए बच्चा फेल कर गया तब तो वो फिर किस मुंह से जो है जाएगा कहेगा कि हमको नौकरी चाहिए। तो वो मतलब बच्चा को पास ही नहीं होने देता। अगर पास कर जाएगा तो फिर वो कहेगा कि नहीं हम पास कर गए हैं, मेरे पास डिग्री है, नॉलेज है, हमको भी पुलिस में जो है भर्ती चाहिए। तो फिर फ्रांसीसी को फिर उस हिंद वहां के लोग अगर उसमें भर्ती हो जाते तो फिर दिक्कत फ्रांसीसी लोग को ही होता है। तो इसके लिए वो क्या करते थे कि पहले ही उसको जो है पूरा शिक्षा हासिल होने ही नहीं देते थे, उसको मतलब जान करके फेल कर देते थे कि मतलब जो है अब फेल है तो अब किस मुंह से जो है ये हमसे नौकरी मांगेगा। तो इसी कारण से जो है जान करके उसको फेल कर देते थे। अप्रोक्स जो है 1925 में ऐसा माना एक अप्रोक्स है कि उस टाइम जितनी जनसंख्या था ये स्कूल के स्थापना होने के बाद, खुलने के बाद लगभग 400 बच्चे ही स्कूली शिक्षा प्राप्त कर पाए थे उस टाइम। ठीक है, नहीं तो जितना था सबको फेल कर दिया गया। सोच लीजिए मात्र 400 बच्चे को स्कूली शिक्षा उस टाइम प्राप्त कर पाए थे, नहीं तो जितना थे सबको जो है एक लाइन से फेल कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद एक चीज और ये फ्रांसीसी लोग किए थे, एक तो स्कूल खोले। ठीक है, और स्कूल में जो है बहुत ही महंगा फीस था, अमीर बच्चे लोग उसमें जान करके जो है उसको फेल कर देते थे, उसको शिक्षा पूरा होने ही नहीं देते थे, जिससे जो है इसलिए नहीं पूरा होने देते थे जिससे वो हमसे नौकरी ना मांगे। ठीक है, इसी कारण से। और दूसरा ये क्या किए कि एक ये पुस्तक छपवाए, फ्रांसीसी पुस्तक छपवाए। ठीक है, जिस पुस्तक में जो है ना वो जो है ना फ्रांस की तारीफ किए, अपने देश का खूब तारीफ किए, और उस किताब में जो है ना वियतनामियों का खूब बुराई किए हुए थे। वियतनामियों को मतलब इस तरीके से किए हुए थे कि वियतनाम के जो लोग सब हैं आदिम है। ठीक है, आदिम मतलब क्या कि पुराने जमाने के लोग हैं, पुराने सोच वाले लोग हैं। ठीक है, वो पिछड़ा है, शारीरिक रूप से तो काम करते हैं लेकिन उनके पास दिमाग नाम का थोड़ा भी चीज नहीं है। कहने का मतलब जाहिल है, ये है वो है। कहने का मतलब वो जो किताब जो छपवाए ना उस किताब में अपने देश और अपने देश के लोगों का
जो है खूब तारीफ की, ठीक है। और वियतनाम के लोगों का, वियतनाम देश का जो है इतना ना वो बुराई किए, ठीक है, और उस किताब को वो छपवा दिए, ठीक है, और छपवाए। और साथ ही साथ क्या हुआ कि ये सब जो छपवाए पुस्तक, इस पुस्तक को जो है कुछ स्कूल में अप्लाई भी करवा दिए। और मतलब वो उस टाइम जो कुछ स्कूल में शिक्षक जो थे वियतनामी शिक्षक थे, तो वियतनामी शिक्षक को ये बुक दिया गया कि इस बुक से आप पढ़ाइए। और उस स्कूल में भी वियतनामी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या हिम्मत करेगा अगर आपको अगर कोई बोल दे, एक किताब दे दे, और उस किताब में मान लीजिए हमारे देश के आदर्श हैं महात्मा गांधी, या हमारे देश के आदर्श जो भी, मान लीजिए हमारा देश एक संस्कृति रहा है, एकदम सनातन संस्कृति रहा है, अगर मान लीजिए कोई किताब है, उस किताब में जो है जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, या मान लीजिए हमारा जो सनातन संस्कृति है, उसका खूब बुराई उस किताब में रहे, और वो किताब अगर मतलब ये घोषित कर दे सरकार कि आप ये किताब पढ़ाना है, जिसमें मान लीजिए जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह महात्मा, उसमें खूब उनका अगर निगेटिव बात है, तो क्या आपको हिम्मत करेगा कि उस किताब से हम बच्चे को गलत शिक्षा दें? क्या हिम्मत करेगा? नहीं करेगा हिम्मत। तो वही बात हुआ कि ये किताब छप तो गया, फ्रांसीसी बोल भी दिया कि ये किताब से पढ़ाई होगा, लेकिन बहुत सारे शिक्षक जो है ये हिम्मत नहीं जुटा पाए। जो है वो क्या करते थे, बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक थे, वो जान करके इसका जो बात लिखा रहता था फ्रांस की तारीफ और वियतनाम की बुराई, वो उल्टा कर देते थे। फ्रांस का ही बुराई कर देते थे और वियतनाम का ही जो है मतलब अच्छाई कर देते, मतलब उल्टा वो कर देते थे। लेकिन फ्रांस क्या बोले हुए था ऐसा करने के लिए? तो ये सब बात बाद में उनको मालूम चलता था। तो इसमें जो है कितना शिक्षक जो है उनको जान भी गंवाना पड़ा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं टोकिन फ्री स्कूल। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। टोकिन फ्री स्कूल, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में। और इसका उद्देश्य ये पूछता है टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई और इसका स्थापना करने का पीछे क्या उद्देश्य था। तो टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी और इसका स्थापना करने का जो उद्देश्य था वो पश्चिमी शिक्षा दिलाना था, ठीक है। पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना इसका उद्देश्य था, ठीक है। इसमें जो है सामान्य विषय जो पढ़ाई होता है वो तो पढ़ाई होता ही था, सामान्य शिक्षा के अलावा इसमें विज्ञान, स्वच्छता के बारे में और फ्रांसीसी भाषा की शिक्षा, ये सब पर भी जोर दिया गया, ठीक है। ये सब जो अलग से जो पढ़ाया जाता था स्वच्छता के बारे में, विज्ञान के बारे में, ठीक है, फ्रांसीसी भाषा के क्या शिक्षा जो दिया जाता था, ये सब जो अलग से जो पढ़ाई होती थी, सामान्य शिक्षा के अलावा जो अलग से जो पढ़ाई होती थी उसका अलग से फीस भी लिया जाता था इसमें, ठीक है। और स्कूलों में वियतनामियों को आधुनिक बनाने पर बल दिया गया। आधुनिक बनाने पर कहने का मतलब उनका रहन सहन कैसा, रहन सहन में बदलाव होना चाहिए, पहनावा उनका सही होना चाहिए, बाल जो है ये बाल हेयर एकदम छोटा छोटा होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम बड़ा बड़ा हीरो की तरह नहीं, ठीक है। रहन सहन एकदम सिंपल, पहनावा, बाल एकदम छोटा छोटा होना चाहिए, बोल चाल सही होना चाहिए, मतलब पूरा ये जितना भी बोल चाल हो गया, आपका पहनावा, रहन सहन, ये सब जो है यूरोपीय शैली में होना चाहिए, ठीक है। किस शैली में होना चाहिए? यूरोपीय शैली में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मतलब ये सब चीज पर जोर दिया गया। लेकिन इतना सब चीज अब फ्रांस जो है इतना मनमानी तो कर रहा था, जो मन सो कर रहा था एकदम। अब क्या हुआ कि स्कूलों का विरोध शुरू हो गया। भाई वो कब तक जो है बर्दाश्त करेगा? आप उसको जो है कहिएगा कि जो है किताब छाप दीजिएगा, उसमें कहिएगा कि अपने ही देश का बुराई करने के लिए, वियतनामी शिक्षक को ही कहिएगा ये किताब से पढ़ाने के लिए, वियतनाम का ही बुराई करने के लिए, तो आप अपने बच्चे का, आप बच्चे का भविष्य निर्माण कर रहे हैं, वो बच्चे को जो आप अपने ही देश के बारे में गलत पढ़ाइएगा। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बीता तो स्कूल सबका विरोध स्टार्ट हो गया। और कहा जाता है कि 1926 में पहला विरोध जो हुआ था, एक स्कूल था साइगॉन नेटिव गर्ल्स स्कूल था, ठीक है। इसी स्कूल में पहला विद्रोह जो हुआ था 1926 में, ठीक है। 1920 के दशक में, अब देखिए यहां पर पहला विद्रोह हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1920 के दशक में
विद्यार्थी सब जो थे, स्कूल के विद्यार्थी नौजवान लोग सब जो थे, विद्यार्थी सब जो थे 1920 के दशक में राजनीतिक पार्टी बनाने लगे। इतना ना मतलब फ्रांसीसी अत्याचार कर रहा था कि सोच लो 1920 के दशक में जो स्टूडेंट सब थे वो सब राजनीति में कूद गया। और जैसे ही वो राजनीति में कूदा, राजनीतिक पार्टी बनाने लगा और जो है एक पार्टी का स्थापना किया था जिसका नाम था यंग अंडान दल की स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद ये सब हम लोग देख लिए। हम लोग अभी तक क्या क्या देखे कि क्या आर्थिक बदलाव किया, क्या क्या चीज का वो विकास किया। ठीक है, आर्थिक अर्थव्यवस्था में क्या क्या बदलाव किया, किस तरीके से जो है मुनाफा कमाया जाए, इसमें क्या क्या वो विकास किया। उसके बाद हमने पढ़ा कि शिक्षा में क्या क्या बदलाव किया, शिक्षा नीति क्या क्या चेंज किया। ठीक है, और किस तरीके से जो है सारा चीज हम लोग देखे। उसके बाद विद्रोह भी हुआ था बीच बीच में स्कूल सब का, ये सब भी हम लोग देखे। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक नीति। तो धार्मिक नीति के बारे में आप लोग को मैं बतला चुका हूं। देखिए, हिंद चीन यानी वियतनाम की बात करें तो वहां बौद्ध धर्म के लोग अधिकतर रहते थे। ठीक है, और बौद्ध धर्म के लोग रहते थे और वहां के लोग जो थे ना कन्फ्यूशियस वाद थे। मतलब एक वहां पर जैसे हमारे देश में बहुत सारे साधु संत होते हैं, बाबा होते हैं, उनके बहुत सारे अनुयायी होते हैं, उसी तरीके से एक वहां था, मतलब धर्म का ही गुरु कहो एक तरह से, कन्फ्यूशियस उसका नाम था। ठीक है, तो उसी को सब मानता था, उन्हीं को जो है मतलब एक तरह से भगवान एक तरह से समझो। ठीक है, बौद्ध धर्म और इस कन्फ्यूशियसवाद, मतलब कन्फ्यूशियस का बहुत सारा जो थे वहां पर, उनका जो है बहुत सारे अनुयायी थे उस टाइम। ठीक है, तो उनका अपना रीति रिवाज भी था, बौद्ध धर्म को मानते थे तो वहाँ के लोगों का अपना एक रीति रिवाज भी था। ठीक है, स्थानीय रीति रिवाज भी, जैसे अब हम लोग का भी है, कोई भी धर्म का अपना एक रीति रिवाज है कि नहीं है। तो उसी तरीके से वहाँ के जो लोग बौद्ध धर्म थे और वो कन्फ्यूशियस के अनुयायी थे, ठीक है, तो उनका एक अपना रीति रिवाज था। ठीक है, लेकिन फ्रांसीसी सब जो है उनके इस रीति रिवाज को बदलने का प्रयास किया। क्या चीज करने का प्रयास किया? बदलने का प्रयास किया। और इस काम में तो वो शुरू से ही लगे हुए थे। इनके जो धर्म प्रचारक सब जो थे वो तो मतलब जान जान करके, तो आपको बतला ही थे ना पार्ट 1 वीडियो में, जान जान के अपने धर्म के बारे में वो अच्छाई करते थे और वहां के लोगों को उसके धर्म के बारे में खूब बुराई करते थे। कहते थे कि देखो तुम्हारा जो ये स्थिति है ऐसे ही स्थिति रहेगा, तो मेरा धर्म देखो कितना अच्छा है, मेरा धर्म अपनाओ तो तुम्हारा ये दुर्दशा जो है सही हो जाएगा। मतलब उसको खूब बहला फुसला करके उसको जो है, मतलब उनका मेन वहाँ जो फ्रांसीसी धर्म प्रचारक थे उनका मुख्य उद्देश्य था कि वहाँ के लोगों को जो है धर्म बदलवा करके ईसाई बनवाना। ठीक है, तो वहां पर एक रिवॉल्ट हुआ था, ध्यान दीजिएगा, स्कॉलर्स रिवॉल्ट 1868 में हुआ था। इसको हिंदी में विद्वानों का विद्रोह बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, एक ऐसा बोला जाता है कि 18वीं शताब्दी तक लगभग लाखों वियतनामी जो है ना ईसाई बन गए थे। ये फ्रांसीसी धर्म प्रचारक को जो काम मिला था उस काम में वो सफल भी रहा। लोग सबको जो एकदम उसके धर्म को गलत बतला करके वो अपना मकसद में कामयाब रहा और लगभग 18वीं शताब्दी तक लाखों वियतनामी को जो है ईसाई बना दिया। सोच लो, लाखों वियतनामी को ईसाई बना दिया। ऐसे ही उसके धर्म को गलत कर करके और अपने धर्म को अच्छाई करके उसको अपने अंदर में ला करके लाखों वियतनामी को ईसाई बना दिया। ठीक है, लेकिन भाई कब तक गलत करने वाला कब तक बच सकता है? एक तो एक दिन उसको सजा मिलेगा। क्या हुआ, अब मान लीजिए कोई सरकार भी है, कितना तानाशाही दिखा सकता है, एक ना एक दिन तो जनता का विद्रोह का तो सामना करना पड़ेगा ना। और ये गलत कीजिएगा तो गलत कभी भी बच नहीं सकता है। तो ये जो इतना गलत तरीकों से जो लाखों वियतनामी को ईसाई बनाया, क्या हुआ 1868 में एक विद्रोह उत्पन्न हो गया। ये जो ईसाइयत जो चल रहा था, लोग सबको जो है जबरदस्ती जो है इस उसको झूठा चीज एकदम खूब बढ़ा चढ़ा करके जो ईसाई धर्म में परिवर्तन कराया जा रहा था, उस ईसाइयत के विरुद्ध एक बहुत ही सशक्त आंदोलन हो, एक सशक्त आंदोलन हो। ठीक है, और सबसे ज्यादा ऐसा बोला जाता है कि जैसे मान लीजिए कहीं विद्रोह होता है तो उसका एक मुख्य केंद्र होता है ना, तो ये सबसे ज्यादा जो है आपका एक जगह है नुगुअन और हातिये, देखिएगा बुक में। ठीक
ठीक है। इस दोनों जगह पर जो है आपका सबसे ज्यादा ये विद्रोह हुआ था, इस दोनों जगह पर, ठीक है। देखिएगा बुक में होगा क्या लिखा हो, कौन सा जगह है, ठीक है। नगुअन और हाथी एक, ठीक है। इसी दोनों जगह पर ये सबसे ज्यादा इसका विद्रोह हुआ था, ईसाइयत के विरुद्ध जो सशक्त विद्रोह हुआ था 1868 में, ठीक है। ये इसी दोनों जगह पर बहुत जोर शोर से हुआ था, मुख्य केंद्र इसका यही था, ठीक है। अब देखो ये जो विद्रोह हुआ था इसमें हजारों ईसाई क्या हो गए, मारे गए थे, हजारों ईसाई क्या हो गए, मारे गए थे। और ये विद्वानों का विद्रोह था, ठीक है। लेकिन इसको भी, इस विद्रोह को भी क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया, ठीक है। तो ये था स्कॉलर्स रिवॉल्ट था। तो देखिए सबका एकदम पॉइंट वाइज पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब और क्यों हुई, तो एकदम पॉइंट बना के मैं लिखा हूँ, इसका क्या उद्देश्य था और एक्स्ट्रा में क्या क्या पढ़ाई होता था, अलग से फीस लिया जाता था। आधुनिक यूनानियों को जो है आधुनिक बनाने पर बल दिया गया, ठीक है। यूनानियों, ठीक है, आधुनिक बनाने पर बल दिया गया। उसका रहन सहन, पहनावा, मतलब बोलचाल सब यूरोपीय शैली पर में होना चाहिए, इस पे जोर दिया गया, ठीक है। तो ये सब पॉइंट बना करके मैं लिखा हूँ टोकिन फ्री स्कूल, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आपका धार्मिक नीति में क्या क्या वो बदलाव, धार्मिक नीति में क्या क्या वो चेंजिंग लाया, धर्म प्रचारक, फ्रांस के धर्म प्रचारक का क्या रोल था, वो क्या क्या करता था, ठीक है। उसके बाद शिक्षा नीति में वो क्या क्या बदलाव लाया, ठीक है। वो सारा चीज जो है पॉइंट वाइज मैं बतलाया हूँ। ये सब एक कहानी के रूप में अगर आप समझे होंगे तो आपके दिमाग में ये सब बात सेट हो गया। और एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में एकदम पॉइंट बना करके लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा कुछ क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, ठीक है। उसको आप लोग क्या कीजिएगा, उसको थोड़ा बना लीजिएगा, ठीक है। अभी तक मैं जितना पढ़ाया हूँ, जैसे एक क्वेश्चन है कि वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉल्ट क्यों हुआ, तो मैं अभी समझाया हूँ ना स्कॉलर्स रिवॉल्ट क्यों हुआ था। ये जो एकाएक जो खूब जो है इस लोग वहाँ का धर्म प्रचारक सब जो है क्या करता था, जबरदस्ती लोगों को ईसाई धर्म में जो कन्वर्ट करता था, उसी के विरुद्ध हुआ था ना ये स्कॉलर्स रिवॉल्ट। यहाँ लिखा भी हुआ है वियतनाम में ईसाई मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1868 में ईसाइयत के विरुद्ध स्कॉलर्स रिवॉल्ट हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग, एकदम लिखते चलिए, वियतनाम में स्कॉलर्स रिवॉल्ट क्यों हुआ, ठीक है। ईसाई मिशनरियों का जो प्रभाव बढ़ रहा था उसको समाप्त करने के लिए 1868 में स्कॉलर्स रिवॉल्ट हुआ था, विद्वानों का विद्रोह। आंसर भी मैं बतला दिया हूं, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल क्यों स्थापित किए गए, टोकिन फ्री स्कूल क्यों स्थापित किए गए, तो मैं बतला चुका हूं 1907 में पश्चिमी ढंग से शिक्षा देने के लिए वियतनाम में जो है 1907 में जो है टोकिन फ्री स्कूल खोला गया था। इस शिक्षा में आपको सामान्य शिक्षा के साथ साथ पॉइंट बना के लिखा हुआ हो कि विज्ञान, स्वच्छता तथा फ्रांसीसी भाषा की कक्षाएं भी शामिल थी जो शाम को लगती थी, और इसका अलग से फीस लिया जाता था, ठीक है। स्कूल में यूनान वासियों को आधुनिक बनाने पर बल दिया गया, यूरोपीय शैली में एकदम उसका रहन सहन, पहनावा, बोलचाल सब यूरोपीय शैली में होना चाहिए, एकदम आधुनिकता पर उसको बल दिया गया। तो ये लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लिए ना, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल क्यों स्थापित किए गए, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा इधर, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। तो एक तरफा अनुबंध व्यवस्था तो बतलाए थे ना, ये जो था आपको मजदूरों द्वारा अनुबंध की शर्तों के हिसाब से अपना काम पूरा नहीं कर पाने के कारण उनके ऊपर मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाना। जमींदार और किसानों के बीच जो एक मतलब हुआ था समझौता, जो फ्रांसीसी लोग करवाया था, जिसमें किसान सबको एकदम काम करना है उसके यहाँ, काम नहीं किया, उतना नहीं दिया उत्पादन, तो उसको जेलों में सजो होगा, ठीक है। यही ना एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, तो लिख लीजिएगा एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है। उसके बाद एक क्वेश्चन लिखिएगा, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें, पढ़ाया वो पार्ट 1 में ही पढ़ाया था, ठीक है। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें, क्वेश्चन लिख लिए।
उसके बाद लिखिएगा बाओ दाई के विषय में आप क्या जानते हैं। ये भी क्वेश्चन में फर्स्ट थोड़ा डिस्कशन किया था पार्ट 1 में। बाओ दाई जो 2 भाग में बटा था, वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो दक्षिणी वियतनाम में जो निरकुंस राजा जो था बाओ दाई के नेतृत्व में ही ना बना था वहाँ, जिसका अमेरिका समर्थन कर दिया था, फिर भी अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था। तो बाओ दाई के विषय में आप क्या जानते हैं, लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अभी ये सब थोड़ा डिटेल में ये सब नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाऊंगा पार्ट 3 वीडियो में, लेकिन लिख लीजिए वियतनाम का विभाजन क्यों और कैसे हुआ, लिख लीजिए वियतनाम का विभाजन क्यों और कैसे हुआ। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ये भी सब पार्ट 3 में पढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन लिखिएगा तो लिख लो होची मिन के बारे में लिखिए, जितना आप लिख सकते हैं, 7 लाइन 8 लाइन लिख लीजिए होची मिन के बारे में। वियतनाम 2 भाग में बटा था, तो उत्तरी वियतनाम में उन्हीं के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार बना था जी। एक लाइन तो यही हो गई, लिख लीजिएगा, इतना क्वेश्चन लिखिए। और ऑब्जेक्टिव इस सब का जितना होगा उस सबको तो आपको कंप्लीट करना ही है, ठीक है। चलिए पार्ट 3 वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे हुआ आंदोलन, और आगे बहुत सारा है, पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे कि इसका विभाजन और कैसे हुआ था। होची मिनर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, उस सब के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप लोग मेहनत कीजिए, पार्ट 3 वीडियो का फिर वेट कीजिए, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन लिखा है सबको जरूर बना लीजिएगा, ठीक है।